चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे फंड की कहानी की जो ऐसा लगता था कि मानो हमेशा के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स पर राज करने के लिए ही बना हो। ये कहानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, या जिसे एलटीसीएम भी कहते हैं। और ये कहानी है जबरदस्त बुद्धिमत्ता की, अटूट आत्मविश्वास की, और उन खतरों की जो अक्सर हमारी नजरों से छुपे रह जाते हैं। तो सोचिए, ये बात है 90s के दशक के बीच की, और पूरी फाइनेंशियल दुनिया में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या ये मुमकिन है कि विज्ञान और गणित की मदद से बाजार की उठापटक को, उसकी अनिश्चितताओं को हमेशा के लिए कंट्रोल कर लिया जाए? यही वो सपना था जिसे एलटीसीएम बेच रहा था। देखिए, ये कोई मामूली हेज फंड नहीं था। इसे तो फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज दिमागों ने मिलकर खड़ा किया था। निवेशकों को ऐसा लगा कि ये सिर्फ पैसा लगाने का एक और मौका नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का हिस्सा बनने जैसा है। मानो मानो फाइनेंशियल जीनियस को एक संस्था का रूप दे दिया गया हो। तो आखिर कौन थे वो लोग इस फंड के पीछे? जैसा मैंने कहा, ये कोई साधारण टीम तो थी नहीं। इसे तो फाइनेंस की दुनिया की ड्रीम टीम कहा जाता था। एक ऐसी टीम जिसे एक साथ लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जरा इस टीम पर नजर डालिए। मतलब सोचिए, एक ही छत के नीचे दो दो नोबेल पुरस्कार विजेता, मर्टन और स्कोल्स, जिनके दिए गए सिद्धांतों पर आज भी पूरा मॉडर्न फाइनेंस टिका हुआ है। उनके साथ कौन थे? अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व वाइस चेयरमैन और वॉल स्ट्रीट के कुछ सबसे शातिर और कामयाब ट्रेडर्स। सच कहूं तो ये एक ऐसी टीम थी जिसे देखकर लगता था कि हारना तो इनके लिए नामुमकिन है। और इन सब बड़े बड़े नामों के बीच, इन सब के केंद्र में एक शख्स था, जॉन मेरीवेदर। वो सिर्फ इस टीम के लीडर नहीं थे, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास के प्रतीक थे जिसने हर किसी को अपनी तरफ खींच लिया था। मेरीवेदर को जो बात सबसे अलग बनाती थी, वो था उनका गजब का शांत स्वभाव। जब बाजार में चारों तरफ अफरा तफरी मची होती थी, तब भी वो एकदम स्थिर और शांत रहते थे। उनका मानना था कि हर सवाल का जवाब आंकड़ों और गणित में है, भावनाओं में नहीं। और सोलोमन ब्रदर्स में उनका जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था, वो इस बात का पक्का सबूत था। निवेशकों को इसी स्थिरता पर पूरा भरोसा था। तो सवाल ये है कि ये ड्रीम टीम आखिर करती क्या थी? उनका तरीका क्या था? देखिए, ये कोई हवा में तीर चलाने वाला काम या सट्टेबाजी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैज्ञानिक तरीका था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बाजार की छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर लगभग पक्का मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई थी। उनकी मेन स्ट्रैटेजी थी रिलेटिव वैल्यू आर्बिट्राज। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि आप दो लगभग एक जैसी चीजें ढूंढते हैं जिनकी कीमत में थोड़ा सा अंतर है, और फिर आप इस बात पर दाव लगाते हैं कि समय के साथ ये अंतर खत्म हो जाएगा और कीमतें वापस अपनी सही जगह पर आ जाएंगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक बॉन्ड देखा जो अपनी असली कीमत से थोड़ा सस्ता बिक रहा है। उन्होंने उसे खरीद लिया, और ठीक उसी वक्त उन्होंने एक लगभग वैसा ही दूसरा बॉन्ड जो थोड़ा महंगा था, उसे उधार लेकर बेच दिया। अब बस इंतजार करना था। उनका गणित कहता था कि इन दोनों की कीमतें वापस करीब आएंगी ही, और जैसे ही ऐसा होता, बीच का जो छोटा सा अंतर था वो उनका मुनाफा बन जाता। ये स्ट्रैटेजी दिखने में बहुत सरल और बहुत असरदार लग रही थी, लेकिन यहाँ एक पेंच था। ये जो कीमतों का फर्क था ना, वो बहुत ही मामूली होता था, मतलब ना के बराबर। तो फिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? जवाब है लीवरेज, मतलब उधार का पैसा। वे भारी मात्रा में पैसा उधार लेकर अपने इन छोटे छोटे दामों को बहुत बड़ा बना देते थे, जिससे वो छोटा सा मुनाफा भी एक विशाल रकम में बदल जाता था। और इस आइडिया पर लोगों का यकीन देखिए। 1994 में जब ये फंड शुरू हुआ, तो पता है कितना पैसा जमा हुआ? 1.3 बिलियन डॉलर्स। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रकम थी। ये इस टीम और उनकी रणनीति पर लोगों के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एलटीसीएम में ऐसा क्या जादू था? दुनिया के सबसे समझदार निवेशक भी क्यों लाइन लगाकर खड़े थे इसमें पैसा डालने के लिए? बात सिर्फ शानदार रिटर्न की उम्मीद की नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक आकर्षण भी काम कर रहा था। पहली बात तो ये कि एलटीसीएम में पैसा लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कम से कम निवेश की रकम बहुत ऊंची थी। पैसा 3 साल के लिए फंस जाता था, और फीस तो आसमान छू रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं मुश्किल शर्तों की वजह से ये और भी ज्यादा खास बन गया। ये एक ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब जैसा था जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता था। असल में बात ये थी कि निवेशक इसे सिर्फ एक फंड की तरह नहीं देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों की सोच में, उनकी काबिलियत में पैसा लगा रहे हैं।
एक ऐसी मशीन में जो गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और एलटीसीएम की कहानी में भी आया। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका खुद पर अटूट विश्वास और उनकी जबरदस्त बुद्धिमत्ता, वही धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। फंड के अंदर का माहौल कैसा था? सब कुछ डेटा पर चलता था, एकदम अकादमिक और अनुशासित। उनके बनाए हुए मॉडल्स पर सबको इतना पक्का यकीन था कि कोई ये पूछने की हिम्मत ही नहीं करता था कि एक मिनट, अगर हमारा मॉडल ही गलत हुआ तो? असहमति को वहां कमजोरी की निशानी माना जाता था। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती छिपी थी। वो इतने शानदार और पढ़े लिखे थे कि उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनके बनाए हुए गणित के मॉडल ही असली दुनिया है। उनका अनुशासन इतना पक्का था कि उन्होंने मान लिया कि बाजार हमेशा समझदारी से ही काम करेगा, और उन्होंने ये भी मान लिया कि जो चीज़ आंकड़ों के हिसाब से लगभग नामुमकिन है, वो असल में कभी हो ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर एलटीसीएम की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि कई तरह के प्रलोभनों की कहानी है। ये बुद्धि का प्रलोभन था जिसने सबको यकीन दिलाया कि हम इतने होशियार हैं कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती। ये नाम और शोहरत का प्रलोभन था, और शुरुआती कामयाबी ने इस विश्वास को और पक्का कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कंट्रोल का, यानी हर चीज पर काबू पा लेने का एक नशा था। ये विश्वास कि उन्होंने बाजार के जोखिम को हमेशा के लिए जीत लिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा पल होता है, वो कौन सी रेखा है जब किसी की अपनी होशियारी, अपनी काबिलियत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है? ये सिर्फ फिनेंस की नहीं, बल्कि हम सबके स्वभाव की भी एक बहुत गहरी सीख है। जरा सोचिए, एक ऐसा खास इन्वेस्टमेंट फंड जिसे हम हेज फंड कहते हैं, और इसे बनाने वाले कौन? नोबेल पुरस्कार विजेता और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गज। एक ऐसी फाइनेंशियल मशीन जिसके बारे में यह माना जाता था कि वो कभी कभी फेल हो ही नहीं सकती। आज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या एलटीसीएम के पतन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जो कहानी कभी जीनियस लोगों की, सटीकता की और बाजार पर राज करने की थी, वही अचानक घबराहट, इनकार और तेजी से बर्बादी की कहानी बन गई। बस यही एक लाइन एलटीसीएम के साथ जो हुआ, उसकी पूरी कहानी कह देती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत में एलटीसीएम को एक बिल्कुल परफेक्ट मशीन की तरह देखा जाता था। उनके पास एक ऐसा मॉडल था जिस पे उनको अटूट, मतलब ऐसा विश्वास था कि ये हमेशा हमेशा काम करेगा। अरे, इस मशीन के पीछे जो दिमाग थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। सोचकर देखिए, इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े दिग्गज शामिल थे। उनका ये पक्का मानना था कि उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो गणित के हिसाब से सफल होनी ही होनी है। उन्हें लगता था कि बड़े नुकसान होना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन था, मानो उन्होंने बाजार का कोड ही क्रैक कर लिया हो। उनका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके पूरे के पूरे मॉडल को ही हिलाकर रख दिया। एक ऐसा झटका जिसने उनकी उस परफेक्ट मशीन में पहली दरार पैदा कर दी। अगस्त 1998 में रूसी सरकार ने अपने घरेलू कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। इस एक घटना ने दुनिया भर के बाजारों में भगदड़ मचा दी। हर कोई सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाने लगा और एलटीसीएम के लिए सब कुछ बदल गया। तो एलटीसीएम का मेन दाव ये था कि अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स के बीच जो कीमत का अंतर होता है, जिसे फाइनेंशियल स्प्रेड कहते हैं, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। वो मानकर चल रहे थे कि बाजार एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन असल में क्या हुआ? ठीक इसका उल्टा। ये अंतर बहुत तेजी से बढ़ गए और बाजार बुरी तरह से एक दूसरे से दूर चले गए। उनके मॉडल ने जो सोचा था, हकीकत ठीक उसके उलट निकली। और बस यहीं से शुरू हो गया गिरावट का वो खतरनाक चक्र। कैसे एक छोटी सी दरार देखते ही देखते एक ऐसे तूफान में बदल गई जो सब कुछ बहा ले गया। अब यहां एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्राइसिस कोरिलेशन। एक कड़वी सच्चाई है कि जब संकट आता है ना, तो जिन एसेट्स के बारे में सोचा जाता है कि ये अलग अलग हैं और एक दूसरे पर असर नहीं डालेंगे, वो सब एक साथ करने लगते हैं। और एलटीसीएम के मॉडल्स इस सच्चाई को पकड़ ही नहीं पाए। उनके भारी भरकम कर्ज ने, जिसे लीवरेज कहते हैं, हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। ये एक ऐसा चक्र बन गया जिससे निकलना मुश्किल था। देखिए हुआ क्या, बाजार में नुकसान हुआ तो बैंकों ने मार्जिन कॉल कर दी।
मतलब कहा कि तुरंत और पैसा जमा करो। अब ये पैसा लाने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति जबरदस्ती बेचनी पड़ी, और जब उन्होंने बेचना शुरू किया तो चीजों की कीमतें और गिर गईं, जिससे नुकसान और बढ़ गया, और ये विनाशकारी चक्र बस चलता ही रहा। नतीजा, कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी इक्विटी में $3.7 बिलियन की जबरदस्त गिरावट आई। ये आंकड़ा बस ये बताता है कि वो गिरावट कितनी भयानक थी। तो ये तो हुई बाजार की बात। अब जरा फर्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां के लोगों का क्या हाल था। ये असल में विश्वास और हकीकत के बीच की एक लड़ाई थी, जो उनके जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास को दिखाती है। LTCM के पार्टनर्स का मानना था कि मार्केट पागल हो गया है, ये तर्कहीन है, हमें बस थोड़ा और टिकना है। उन्हें पक्का यकीन था कि उनका मॉडल सही था और बाजार ही गलत था। ये इनकार करने का एक क्लासिक मामला था। लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये थी कि उनके भारी कर्ज ने उनसे धैर्य रखने की वो लग्जरी ही छीन ली थी। वो इंतजार कर ही नहीं सकते थे। समय, जो कभी उनका सबसे अच्छा दोस्त था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। बहुत जल्द ही ये सिर्फ एक फंड की समस्या नहीं रह गई थी। ये एक सिस्टमिक थ्रेट, मतलब एक ऐसा खतरा बन गया था जिसने पूरी की पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दांव पर लगा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि LTCM दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। गोल्डमैन सैक्स, मैरिल लिंच, JP मॉर्गन, लगभग हर बड़ा नाम उनका काउंटर पार्टी था। मतलब अगर LTCM डूबता तो वो अपने साथ कई औरों को भी ले डूबता। तो सवाल ये था कि अगर LTCM अचानक से अनकंट्रोल तरीके से डूब जाता तो होता क्या? जवाब था बाजारों में भारी बिकवाली, बैंकों को जबरदस्त नुकसान और एक ग्लोबल फाइनेंशियल संकट का सीधा सीधा खतरा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सबसे बड़े सबक पर लाकर छोड़ती है। ये कहानी है बुद्धिमत्ता की। जब उसमें विनम्रता ना हो तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि उनके मॉडल की 4 सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं। पहला, वो इतिहास के डेटा पर कुछ ज्यादा ही निर्भर थे। दूसरा, उन्होंने टेल रिस्क को बहुत कम आंका, मतलब वो दुर्लभ घटनाएं जो तबाही ला सकती हैं। तीसरा, उन्होंने लिक्विडिटी के जोखिम को नजरअंदाज कर दिया कि बाजार में हमेशा खरीदना बेचना आसान नहीं होता। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा, इंसानी अति आत्मविश्वास, जिसने उन्हें अपने ही मॉडल पर सवाल उठाने से रोक दिया। तो देखिए, LTCM इसलिए नहीं डूबा कि उसके लोग बेवकूफ थे। बिल्कुल नहीं। वो इसलिए डूबे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अनिश्चितता की भी कोई सीमा होती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अनिश्चितता की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हेज फंड की जिसने सोचा कि उसने गणित के बल पर मार्केट के रिस्क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये कहानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की, यानी LTCM की। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिंग से जुड़े रिस्क को, मतलब जोखिम को, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? यही वो एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई छोटी-मोटी टीम नहीं, बल्कि नोबेल प्राइज विनर्स की एक टीम आगे आई, जिसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि उसने रिस्क को खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं इनके उस दांव को, उस बेट को, जो उन्हें लगता था कि कभी गलत हो ही नहीं सकता। LTCM की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा आइडिया बस एक बहुत ही सिंपल सी लाइन पर टिका था। एक जैसी फाइनेंशियल चीजों की कीमतें एक जैसी ही होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं कन्वर्जेंस ट्रेडिंग। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल था। उनका मानना था कि जब दो एक जैसी चीजों की कीमतों में छोटा-मोटा फर्क आ जाता है, तो वो फर्क आखिरकार खत्म होगा ही होगा और कीमतें वापस अपनी सही जगह पर आ जाएंगी। ये फाइनेंस की दुनिया में एक तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा था। अच्छा, इसको एक सीधे साधे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स। स्टेप 1, 2 लगभग एक जैसे बॉन्ड्स ढूंढो जिनकी कीमत में बहुत मामूली सा अंतर हो। फिर जो सस्ता वाला बॉन्ड है उसे खरीद लो और ठीक उसी समय महंगे वाले को शॉर्ट कर दो। और बस फिर इंतजार करो, क्योंकि ये तो तय ही माना जाता था कि कीमतों का ये छोटा सा गैप खत्म होना ही है, और जैसे ही ऐसा होता प्रॉफिट पक्का था। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कि कैसे इस सिंपल से आइडिया को नोबेल प्राइज विनिंग मैथ से एक तरह का सुपर वेपन बना दिया गया।
उनके जो मैथ्स के मॉडल्स थे ना, वो कुछ बुनियादी बातों पर टिके थे, जैसे कि मार्केट ज़्यादातर एफिशिएंट होते हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव एक दायरे के अंदर ही होता है, बहुत बड़े बदलाव न के बराबर होते हैं और समय के साथ कीमतें वापस अपनी सही जगह लौट आती हैं। तो ये जो किताबी थ्योरी थी, इसे उन्होंने बदला एकदम पक्के नंबर्स वाले रिस्क एस्टिमेट्स में। इससे हुआ ये कि एक मजबूत यकीन पैदा हो गया, मानो उन्होंने मार्केट के सीक्रेट कोड को क्रैक कर लिया हो। पर सवाल तो यही है कि आखिर वो कितने पक्के हो सकते थे। और सुनिए, उनके मॉडल्स ने जो बताया वो तो होश उड़ाने वाला था। मॉडल्स ने कहा, किसी बड़ी तबाही, किसी बड़े लॉस का खतरा कई लाखों सालों में सिर्फ एक बार है। सोचिए जरा, इस एक लाइन ने उनके कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा दिया था। तो अब बात करते हैं उस टूल की जिसने इनके छोटे छोटे प्रॉफिट्स को एक अरबों खरबों के एम्पायर में बदल दिया। और वो टूल था लेवरेज। देखिए, इनके हर ट्रेड पर जो प्रॉफिट होता था ना, वो बहुत ही मामूली था, बहुत छोटा। तो बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन्हें स्केल चाहिए था, बहुत बड़ा स्केल। और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लीवरेज का, यानी उधार के पैसे का। तो शुरुआत में उनके पास अपना खुद का पैसा, जिसे इक्विटी कैपिटल कहते हैं, वो था करीब $5 अरब। लेकिन सिर्फ इस $5 अरब के दम पर उन्होंने मार्केट में $100 अरब से भी ज्यादा की पोजीशंस ले रखी थीं। और अब वो नंबर आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। उनके जो डेरिवेटिव्स थे, उनकी टोटल वैल्यू थी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। मतलब इतना बड़ा रिस्क इन्होंने ले रखा था। तो अब देखते हैं कि कैसे इनकी ये जो जबरदस्त कामयाबी थी, उसी ने इनकी सबसे बड़ी खामी पर पर्दा डाले रखा। शुरुआती साल तो इनके लिए मतलब कमाल के थे। 1994 से लेकर 97 तक लगातार लगभग 40% का रिटर्न। सबको लगने लगा था कि ये तो जीनियस हैं, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। और इसी कामयाबी के नशे में वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए। उन्होंने यही सेम स्ट्रैटेजी, यही सेम फॉर्मूला दुनिया भर की नई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट्स में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती छिपी हुई थी। देखिए, उनके मॉडल ये मानकर चल रहे थे कि वो मार्केट के सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, एक दर्शक। पर असलियत ये थी कि वो इतने बड़े प्लेयर बन चुके थे कि वो खुद मार्केट को हिला रहे थे। वो मार्केट के पार्टिसिपेंट बन गए थे। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस बुनियादी धोखे पर, उस इल्यूजन पर जिसने LTCM को डुबो दिया। तो ये है पूरी कहानी का निचोड़। एक तरफ है मॉडल्स की दुनिया, एकदम साफ सुथरी, कंट्रोल की हुई स्टैटिस्टिकल सिस्टम। और दूसरी तरफ है असली दुनिया, जो कि एक सोशल सिस्टम है, जो डर और लालच जैसे इमोशंस पर चलती है। मॉडल मानता था कि इतिहास के हिसाब से ही सब चलेगा, लेकिन असल दुनिया में अचानक से बड़े झटके लगते हैं। और ठीक यही हुआ अगस्त 1998 में। रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया, एक ऐसी घटना जिसे मॉडल ने लगभग नामुमकिन बताया था। और बस दुनिया भर के बाजारों में दहशत फैल गई। अब मॉडल की दुनिया के हिसाब से जिन कीमतों को पास आना था, वो असली दुनिया के डर की वजह से और भी दूर भागने लगी। और जब LTCM को अपनी पोजीशंस बेचनी पड़ी, तो मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि LTCM मुसीबत में है और बेच रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनकी मैथ्स गलत थी, नहीं। असली धोखा, असली इल्यूजन ये था कि वो दुनिया के एक मॉडल को ही असली दुनिया मान बैठे थे। उन्होंने एक नक्शे को ही असल जमीन समझ लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा मोड़ है जब एक पक्का दिखने वाला नंबर एक खतरनाक धोखा बन जाता है? और आज के दौर में जहां हर फैसला डेटा और एल्गोरिदम पर टिका है, ये सवाल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी सोचा है कि कैसे बेहिसाब कामयाबी अचानक एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? आज हम एक ऐसे ही हेज फंड की कहानी से इस अजीब से विरोधाभास को समझेंगे कि कैसे बिल्कुल टॉप पर होना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे नोबेल प्राइज जीतने वाले और वॉल स्ट्रीट के सबसे तेज तर्रार दिमागों ने मिलकर अनजाने में एक ऐसा फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब बना दिया जो लगभग पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को डुबोने वाला था? चलिए जरा 1990s के बीच के दौर में चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या कहिए LTCM कोई आम हेज फंड नहीं था।
नहीं, वो एक ऐसा महारथी था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसा माना जाता था कि उनके फैसले ही बाजार की दिशा तय करते हैं और उनकी कामयाबी तो भाई पक्की है। और देखिए, उनका ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं था। शुरुआत में उन्हें इतना जबरदस्त और लगातार प्रॉफिट हो रहा था कि हर एक कामयाब ट्रेड उनके इस यकीन को और भी पक्का कर रहा था कि उनके जो मुश्किल गणित वाले मॉडल हैं ना, उन्होंने बाजार के सारे राज खोल दिए हैं। उन्हें सच में लगने लगा था कि वो हार ही नहीं सकते। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं कि आखिर वो इतना जबरदस्त रिटर्न बना कैसे रहे थे। मतलब उनके इस दबदबे के पीछे जो मशीन थी वो काम कैसे करती थी। तो कहानी शुरू होती है उनके अपने पैसे से, जिसे इक्विटी कहते हैं, और वो था लगभग $5 अरब। अब ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन असली खेल ये नहीं था। असली खेल तो ये था कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने उस $5 अरब से $100 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति को कंट्रोल किया। सोचकर देखिए कितना बड़ा स्केल है ये। मतलब अपने हर $1 पर वो बाजार में $20 से भी ज्यादा का दांव लगा रहे थे। यहीं से उनका वो एक्सट्रीम लेवरेज दिखता है। यही तो ताकत है लीवरेज की। मतलब उधार के पैसे का इस्तेमाल करके अपने दाव को कई गुना बढ़ा देना। LTCM के लिए इससे बाजार में कीमतों की छोटी-मोटी गलतियां भी बहुत बड़े मुनाफे में बदल जाती थीं। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, इसी ने उनके रिस्क को खतरनाक लेवल तक बढ़ा दिया था। एक छोटा सा नुकसान भी सब कुछ तबाह कर सकता था। उनका पोर्टफोलियो एक बहुत बड़े दुनिया भर में फैले जाल जैसा था। वो हर चीज में ट्रेड कर रहे थे, अमेरिकी ट्रेजरीज से लेकर जापानी बॉन्ड्स और नए उभरते बाजारों तक। उनकी एक खास स्ट्रैटेजी थी आर्बिट्राज, जिसका मतलब था कि दो मिलती जुलती चीजों की कीमत में जो छोटा सा फर्क होता था, बस उसे पकड़ लेना। हर ट्रेड पर प्रॉफिट तो बहुत मामूली था, लेकिन लीवरेज की वजह से ये छोटे छोटे फायदे मिलकर बहुत बड़ा मुनाफा बन जाते थे। लेकिन देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी मशीन भी टूट सकती है। और दिक्कत के पहले संकेत तब दिखने लगे जब उनके वो परफेक्ट मॉडल असल दुनिया की उथल पुथल भरी सच्चाई से टकराने लगे। यहीं पर उनकी सोच की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। उनके मॉडल इस आइडिया पर बने थे कि बाजार हमेशा समझदारी से काम करते हैं, लेकिन असली दुनिया इंसानी जज्बातों से चलती है, डर और लालच से। जब 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया और फिर 98 में रूस ने अपने कर्जे चुकाने से मना कर दिया, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में दहशत फैल गई। ये एक टेल इवेंट था, एक ऐसी अनोखी भयानक घटना जिसे उनके मॉडल ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है। और एक और मुश्किल खड़ी हो गई, उनकी अपनी ही कामयाबी। दूसरी कंपनियां उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने लगीं। इस क्राउडिंग रिस्क का मतलब था कि उनका प्रॉफिट मार्जिन घटने लगा, और इसी वजह से उतना ही रिटर्न पाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा लीवरेज लेना पड़ा, मतलब और भी ज्यादा रिस्क। ये एक खतरनाक चक्कर था जो उन्हें तेजी से नीचे खींच रहा था। चलिए अब जरा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं थी। ये कहानी थी साइकोलॉजी की। ये कहानी थी इस भ्रम की कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उनके दबदबे ने एक तरह का घमंड पैदा कर दिया था। वो खुद को दिमागी तौर पर अजेय समझने लगे थे। शुरुआती जीत को किस्मत नहीं, बल्कि अपनी जीनियस होने का सबूत माना गया। कोई भी चेतावनी, कोई भी ऐसा डेटा जो उनके मॉडल के खिलाफ जाता, उसे वो बस एक छोटी मोटी गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज कर देते थे। उन्हें लगता था, हम इतने स्मार्ट हैं, बाजार गलत हो सकता है, हम नहीं। और यहीं से हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां ये सारी चीजें लीवरेज, कॉम्प्लेक्सिटी और घमंड एक साथ आ मिलती हैं, और वो ताकतवर महारथी अपना असली रूप दिखाता है, जो असल में ताश का एक कमजोर घर था। तो सबसे जरूरी बात यह है, जिन चीजों ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया था, वो ही उनकी कमजोरी का कारण भी थीं। वो इतने बड़े हो गए थे कि बाजार को क्रैश किए बिना अपनी पोजीशंस बेच ही नहीं सकते थे। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। उनके लीवरेज का मतलब था कि छोटे छोटे झटकों से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। जिन बाजारों को वो एक दूसरे से अलग समझते थे, वो संकट के समय एक साथ गिरने लगे। ये था कॉरिलेशन रिस्क। और आखिर में उनकी समस्या इतनी बड़ी हो गई कि ये अब सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि सबकी समस्या बनने वाली थी, यानी सिस्टमिक रिस्क। यही तो वो मेन विरोधाभास है जिन क्वालिटीज ने उनका दबदबा बनाया। उनका स्केल, उनका आत्मविश्वास, उनकी जबरदस्त बुद्धिमानी, वही उनके गिरने की वजह बनी।
ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि बाजार सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पर चलने वाले सिस्टम नहीं है, वे असल में इंसानी सिस्टम है जो तर्क से ज्यादा डर से चल सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जब कामयाबी का कोई फॉर्मूला तबाही का नुस्खा बन जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल, बहुत देर होने से पहले इसका पता कैसे लगाया जाए? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ सबसे तेज दिमाग मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल इंजन बना दें जो इतना पावरफुल हो जाए कि वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ही पटरी से उतारने का दम रखता हो। आज हम 1998 में वापस चल रहे हैं LTCM संकट को समझने के लिए, एक ऐसा फाइनेंशियल भूचाल जिसने दुनिया को लगभग घुटनों पर ला दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे मुट्ठी भर जीनियस लोग पूरी दुनिया को टूटने की कगार पे ला सकते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ नंबरों और गणित की नहीं है, ये कहानी है अहंकार की, हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा की, और उस डर की जो तब पैदा होता है जब आप बहुत बहुत ऊंचे दांव पर खेल रहे हों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम साल 1998 के आखिर में हैं और हवा में एक अजीब सा तनाव है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक पतले से धागे से लटकी हुई है। इस कहानी के सेंटर में है एक हेज फंड जिसका नाम है LTCM। अब ये कोई मामूली फंड नहीं था। इसे चलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता और वॉल स्ट्रीट के दिग्गज थे। और सितंबर 1998 आते आते ये कभी ना हारने वाला फंड बिखर रहा था। तो एक फंड के फेल होने में इतनी बड़ी बात क्या थी? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। अगर LTCM गिरता तो एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता। बैंक उसके अरबों डॉलर के एसेट्स को जब्त करके एक साथ मार्केट में बेचने की होड़ में लग जाते। इससे क्या होता? कीमतें धड़ाम से नीचे गिरती और पूरे बाजार में एक भयानक पैनिक फैल जाता। ये एक फाइनेंशियल सुनामी लाने जैसा था। और यही इस संकट का असली सार है। असल डर इस बात का नहीं था कि फंड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डर तो इस बात का था कि उसके ढहने का तरीका इतना हिंसक और बेकाबू होगा कि वो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को ही हिलाकर रख देगा। लेकिन ठीक जब दुनिया बिल्कुल कगार पर खड़े थी, एक ऐसा हीरो सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, फेडरल रिजर्व। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे विलियम मैकडोनो। वो समझ गए थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो तबाही पक्की है। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। देखिए, ये कोई सरकारी बेल आउट नहीं था। एक भी पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से नहीं लगा। मैकडोनो ने कुछ और ही किया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों के CEOs को एक कमरे में बंद किया और साफ साफ कहा, देखिए, ये फंड आप सबसे जुड़ा हुआ है। अगर ये बेकाबू तरीके से डूबा तो आप सब भी इसके साथ डूबेंगे। तो बेहतर है मिलकर इसका हल निकालो। इसी को कहते हैं नैतिक दबाव। तो फेड ने मैदान तैयार कर दिया था। अब वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ियों को ही कुछ करना था। देखते हैं आगे क्या हुआ। $3.6 बिलियन। ये वो रकम है जो वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने मिलकर लगाई थी ताकि LTCM को डूबने से बचाया जा सके। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी जो ये बताती है कि वो सब कितने डरे हुए थे। एक बात यहां बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये बैंक LTCM के अमीर इन्वेस्टर्स को नहीं बचा रहे थे। नहीं, वो तो खुद को बचा रहे थे। ये एक दूसरे को बचाने की एक तरह से कहें तो एक हताश कोशिश थी। और इस चार्ट से साफ पता चलता है कि उन ओरिजिनल जीनियसेस को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। इस रेस्क्यू के बाद उनके पास फंड का सिर्फ 10% हिस्सा बचा। बाकी का 90% कंट्रोल बैंकों के ग्रुप ने ले लिया। सीधी भाषा में कहें तो उनका खेल खत्म हो गया था। तो संकट टल गया। दुनिया ने राहत की सांस तो ली, लेकिन एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि परेशान करने वाला सवाल हवा में तैर रहा था। और सवाल ये था, क्या इस बचाव ने एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत कर दी है? क्या इसने ये मैसेज दिया है कि अगर आप इतने बड़े और इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि आपके फेल होने से सबको खतरा हो, तो आपको हमेशा बचा लिया जाएगा? ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है। एक तरफ आलोचकों ने कहा कि ये टू बिग टू फेल की सोच को जन्म देता है। मतलब बैंक भविष्य में और भी बड़े रिस्क लेंगे, ये जानते हुए कि आखिर में उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का जवाब था कि उस वक्त उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। पूरी इमारत में आग लगी हुई थी और उसे बुझाना उनकी पहली प्राथमिकता थी। तो इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे ड्रामे से दुनिया ने सीखा क्या? LTCM संकट ने मॉडर्न फाइनेंस की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों को सामने ला दिया जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ये 4 सबक आज भी उतने ही सच हैं। पहला, लेवरेज यानी उधार का पैसा एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग बना सकता है। दूसरा, लिक्विडिटी यानी कैश की मौजूदगी ठीक उसी पल गायब हो सकती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तीसरा, फाइनेंशियल मॉडल्स उतने स्मार्ट नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं, खासकर तब जब लोग पैनिक करने लगते हैं। और चौथा, आज की जुड़ी हुई दुनिया में एक की समस्या बहुत तेजी से सबकी समस्या बन जाती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक आखिरी ऐसा मोड़ है जो दिमाग घुमा देता है और इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है। अगर उस फंड को बस कुछ और महीने या साल मिल जाते तो उनके ज्यादातर दांव सही साबित होते और वो जबरदस्त मुनाफा कमाते। उनका मैथ्स गलत नहीं था। तो फिर गलती कहाँ हुई? असल में जो चीज़ फेल हुई वो थी टाइमिंग, लिक्विडिटी और सबसे बढ़कर विनम्रता। ये मानने की विनम्रता कि आप मार्केट से बड़े नहीं हो सकते। और आखिर में एलटीसीएम संकट का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें याद दिलाता है कि फाइनेंस की दुनिया चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, इसके दिल में इंसान ही हैं, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने पैनिक के साथ। सिर्फ जीनियस होना आपको कभी ना हारने वाला नहीं बनाता। और सवाल यह है कि क्या हमने ये सबक वाकई सीखा है या हम इसे फिर से दोहराने की तैयारी कर रहे हैं।